दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबर्थ माई लिटिल वाइफ एपिसोड 11, रुद्र का दर्द। कुछ ही देर में अधिक, काशिश और चाहत कार में बैठ घर के लिए निकल गए। इस वक्त कार के आगे वाली सीट पर अधिक और कशिश आगे बैठे हुए थे तो वही चाहत पीछे बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और अधिक कशिश की तरफ देखते हुए बोली, भाई भाभी, आप दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है। इस बार आप दोनों की एनिवर्सरी जोरदार और धमाकेदार पार्टी के साथ मनाया जाएगा। ग्रिम। चाहत की बात सुन कशिश ने कहा, नहीं चाहत, हमें कोई भी पार्टी नहीं करनी, और वैसे भी अभी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ऐसे पर पार्टी फ्यू नहीं, इस बार पार्टी तो होके रहेगी। क्यों भाई? चाहत की बातें सुन अधिक ने कहा, जैसे मेरी सोना की मर्जी। ग्रिम। ऐसे ही अधिक, कशिश और चाहत बात करते हुए घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाने लगे तभी रुद्र चाहत के पास आया और बोला, बच्चा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूं। स्माइलिंग फेस। चाहत ने कहा, मिस्टर ओब्रॉय, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई और भाभी है मेरे पास मुझे सहारा देने के लिए। पर रुद्र ने चाहत की एक ना सुनी और झुककर जबरदस्ती चाहत को गोद में उठा लिया और बोला, अगर तुम जिद में आगे हो तो मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चाहत ने गुस्से में कहा, मिस्टर ओब्रॉय, हमें नीचे उतारिए, हमारा पैर बिल्कुल ठीक है, हम चल सकते हैं। रुद्र ने चाहत को गोद में लिए हुए उसके कमरे में जाकर उसे बेड पर बैठा दिया और दोनों हाथों से चाहत के चेहरे को पकड़कर बोला, मैंने तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा अपनी बेटी माना है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बेटी मुझसे इतना गुस्सा हो गई कि अब मुझे भाई की जगह मिस्टर ओबरॉय बुलाने लगी। आपके यूं बोलने से मेरा दिल बहुत दुखता है बच्चा, बहुत। इतना बोलकर रुद्र की आंखों से आंसू बह निकले और वो उठकर वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही चाहत के भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने आप से कहा, जब आप मुझे अपनी बेटी मानते थे तो आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया, भरोसा क्यों नहीं किया? आपने ही मुझे पाला था ना, माँ बाप से ज्यादा मैं आपके पास रही हूँ। आप तो मुझे अच्छे से जानते थे ना, तो फिर क्यों? इतना कहकर चाहत सिसक सिसक के रोने लगी, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अधिक और कशिश बाहर से ही चाहत की बातें सुन रहे थे। चाहत को रोता देख कशिश और अधिक चाहत के पास गए। अधिक ने चाहत के सर को सीने पर रखकर सर सहलाने लगा। अधिक ने एक बार भी चाहत को चुप नहीं कराया। वो कहते हैं ना, रो लेने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। चाहत रोते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कशिश ने अधिक को देखते हुए बोला, चाहत किस भरोसे की बात कर रही थी? ऐसा क्या किया माँ पापा और देवर जी ने कि आज चाहत उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? पेंसिव फेस। अधिक ने कशिश को देखते हुए बोला, इन सब की वजह वो राही है। सबने हमेशा राही को ही हर चीज में सपोर्ट किया, उसने जो कहा वो सच मान लिया। चाहत ने हमेशा हर मोड़ पर अपने आप को अकेला पाया। मुझे आए दिन बिजनेस की वजह से बाहर देश रहना पड़ता था। जब राही 10 साल की थी तब इस घर में आई थी। तब से लेकर आज तक चाहत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। कोल्ड स्वेट। इतना कहकर अधिक चुप हो गया और एक गहरी सांस लेकर चाहत को अच्छे से लिटाकर कंबल उसके ऊपर करके निकलने लगा। तो कशिश बोली, आज हम चाहत के पास ही सो जाते हैं, कब किस चीज की जरूरत लग जाए। अधिक ने भी गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से निकल गया। अधिक के जाते ही कशिश ने अपने आप से कहा, जहां तक हम चाहत को जानते हैं वो ऐसी नहीं है कि छोटी सी बातों पर या मार खाने पर अपने परिवार का साथ छोड़ दें। बात कुछ बहुत बड़ी है अधिक, जो हम सब नहीं जानते। इतना कहकर वो चाहत के पास लेट गई और थके होने के कारण जल्द ही सो गई। स्लीपिंग। ए राठौर कंपनी। अद्वैक और आदित्य दोनों इस समय ऑफिस के केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काफी तेजी से उंगलियां चला रहे थे। दोनों इस समय बिजनेस सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे और ऊपर से उनके शर्ट की 3 बटन खुले होने के कारण उनका दिखता सीना उन्हें काफी हॉट लुक दे रही थी। इस समय दोनों के चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ अपना काम कर रहे थे। तभी बाहर से गेट लॉक होने की आवाज आया। आदित्य ने सख्त टोन में कहा, कमिंग। यस ऑफिस के अंदर आया और सर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया और उन्हें देखने लगा। अद्वैक ने बिना नजर ऊपर किए कहा, अगर तुम्हारा हमें देखकर जी भर गया हो तो बोलना स्टार्ट करो, वरना नौकरी से रिजाइन दे दो, शायद तुम्हारा अब काम करने का दिल नहीं कर रहा। पाउटिंग। ये सुनते ही यस हड़बड़ा गया और बोल, नो नो सर, ऐसी बात नहीं है। मैं कहने आया था कि मैम अपने घर पहुंच गई है और उन्होंने अपनी दवा भी वक्त से ले लिया है। इतना कहकर यस चुप हो गया। तभी आदित्य ने कहा, आउट। इतना सुनते ही यस तुरंत केबिन से बाहर चला गया और बाहर जाकर एक गहरी सांस छोड़ी और मन में बोला, खडूस कहीं के। एक्सप्रेशनलेस। तभी आद्विक ने आदित्य से कहा, भाई मुझे जान से मिलने का मन कर रहा है। आदित्य ने भी बोला, मेरा भी।
फिर एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स देने लगे। दोपहर के 1 बजे बज गए थे। कशिश उठकर बाथरूम फ्रेश होने चली गई, तभी दरवाजा हल्का सा खुला और अधिक अंदर आया। उसने चाहत को सोते हुए बेड पर पाया और अपनी नजर चारों तरफ की। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो समझ गया कि कशिश बाथरूम के अंदर है और वही सोफे पर बैठकर कशिश का इंतजार करने लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और कशिश बाहर आई। कशिश के बाहर आते ही अधिक कशिश के पास गया और तुरंत कशिश को अपने बाहों में लेकर रोमांस करने लगा। कशिश ने अपने दोनों हाथों से अधिक को दूर करने की कोशिश की। कशिश के ऐसे करने से अधिक को गुस्सा आ गया। वो काफी फोर्सफुली रोमांस करने लगा। कशिश समझ गई कि मेरे दूर करने से अधिक गुस्सा हो गया है। कशिश ने कुछ नहीं कहा, अधिक की मनमानी करने दी। जब अधिक का मन भर गया तो उसने कशिश को छोड़ा दिया, जिससे कशिश अधिक के सीने पर सर गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी अधिक ने कहा, जान आप जानती है ना कि जब हम आपके करीब आए तो दूर मत किया करो, हम बोलो। तभी चाहत उठ गई और उसकी नजर अधिक और कशिश पर गई जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। जिस देख चाहत ने आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, सी नो ईवल। ये सुन कशिश शर्मा गई। वही अधिक चाहत के पास आकर सर पर मारते हुए बोला, अब ये नाटक बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा नीचे इंतजार करेंगे। इतना कह दोनों चाहत के कमरे से चले गए। वही चाहत भी फटाफट फ्रेश होकर अपने लिए एक प्लाजो और टी शर्ट निकाल के पहन लिया और अपने बालों की एक हाई पोनी कर ली, जिसके कुछ लटे चाहत के गालों को चूम रहे थे। इसके अलावा चाहत ने कोई मेकअप नहीं किया था, पर इतने में ही चाहत खूबसूरत लग रही थी। चाहत तैयार होकर कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वही हॉल में इस वक्त सभी सोफे पर बैठे हुए थे और उनके साथ 2 लोगों और थे जो कोई और नहीं अद्विक और आदित्य थे। अद्विक और आदित्य ने जब चाहत को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो उनकी नजर चाहत पर ही ठहर गई। उनका दिल कर रहा था कि अभी चाहत के पास जाए और कस के गले लगा ले, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे भी करके कंट्रोल किया। वही चाहत सबको इग्नोर कर अधिक के पास जाकर उन्हें गले लगाकर गुड इवनिंग विश कर उनके पास बैठ गई। अद्विक और आदित्य को चाहत का यूं नजरअंदाज करना जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। वैसे बुरा तो चाहत के भाई और माता पिता को भी लगा था, पर कुछ नहीं कर सकते थे। कोल्ड स्वेट। वही राही अद्विक और आदित्य को अपनी आंखों में हवस लिए कब से देखे जा रही, लेकिन जब राही ने अद्विक और आदित्य के निगाहों का पीछा किया तो उसके दिल में गुस्सा और जलन की भाव उमा आए। राही ने अपने मन में कहा, ये चाहत नाम का कांटा न जाने कब मेरी जिंदगी से जाएगा। इतना सोचकर वह नफरत की भाव से चाहत को देखने लगी। छोटा सा भूत पाउटिंग। तभी अर्चना जी ने कहा, डिनर रेडी हो गया है, आप सभी लोग चलिए डिनर कर लेते हैं। अद्विक, आदित्य आप भी चलिए। स्माइलिंग फेस। दोनों ने सिर हाँ हिलाए और सब डिनर करने डाइनिंग टेबल के पास चले गए। वहां सब अपने अपने कुर्सियों पर बैठ गए। चाहत की कुर्सी पर बैठते ही उसके अगल बगल अद्विक और आदित्य बैठ गए। वही अधिक और कशिश पास में बैठे थे और सामने की कुर्सियों पर रुद्रा, रेहान, अतुल और राही बैठी थी और हेड चेयर पर विराज और बगल में अर्चना जी बैठी हुई थी। सभी लोग अपना डिनर करना स्टार्ट करते हैं। अद्विक पहला निवाला चाहत की तरफ बढ़ता हुए कान में धीरे से कहता है, जान मेरे हाथों से खाना खा लेना वरना मैं तुम्हें सबके सामने किस कर लूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स, चुंबन का चिन्ह। अद्विक की धमकी सुनकर चाहत डर जाती है और वह चुपचाप खाना खा लेती है, क्योंकि वो जानती थी अद्विक जो कहता है वो करके दिखाता है। वही दूसरा ने निवाला आदित्य चाहत की तरफ बढ़ता है। चाहत कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप दोनों भाइयों के हाथों से खाना खा रही थी। ये सब देखकर जहां सब खुश थे वही राही अंदर ही अंदर ये सब देखकर जल भून रही थी। पाउटिंग। वही डिनर करने के बाद सभी लोग बाहर गार्डन एरिया में बैठे बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद चाहत ने कहा, भाभी भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। इतना कहकर चाहत अपने कमरे की ओर चली गई। वही चाहत के जाने के बाद सब अपने कमरे की तरफ चले गए। अद्विक और आदित्य भी आज रात यहीं रुकने वाले थे, वह भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी दोनों की नजर चाहत की कमरे की तरफ पड़ी। ये देख दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया और वह धीरे से चाहत की कमरे की तरफ बढ़ गए। चाहत का कमरा अनलॉक था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। स्माइल विद हॉर्न्स। उन्होंने देखा तो बेड पर इस समय चाहत नहीं थी। तब उन्हें बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आए। वो समझ गए कि चाहत इस समय बाथरूम में है। वो वहीं सोफे पर बैठकर चाहत का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आए। उन्होंने चाहत को देखा तो देखते रह गए। चाहत इस समय सफेद टॉवल में खुद को लपेटे हुए चली आ रही थी। चाहत की नजर जैसे ही इन दोनों पर पड़ी वो जोर से चिल्लाती कि तभी आदित्य ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देखने लगा। आदित्य की आंखों में इस समय चाहत के लिए प्यार और भी कुछ था जो उन दोनों के आंखों दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर चाहत के गाल लाल होने लगे। चाहत के नहा के निकलने से उसकी स्किन काफी पिंक पिंक लग रही थी। उस पर से उसके लाल गाल आदित्य को अपना दीवाना बना रहा था। आदित्य ने धीरे से चाहत के मुंह से अपना हाथ हटाए। चाहत कुछ बोलती उससे ही पहले आदित्य चाहत के साथ रोमांस करने लगा।
चाहत को डर लग रहा था कहीं उसका टॉवल छूटकर नीचे ना गिर जाए। वो एक हाथ से अपना टॉवल पकड़े और दूसरे हाथ से आदित्य को दूर करने की कोशिश कर रही थी। फ्यू। पर आदित्य रोमांस करते करते चाहत को अपने गोद में उठाकर बेड पर लाकर लिटा दिया और काफी फोर्सफुली रोमांस करने लगा। चुंबन का चिन्ह। किस रोमांस करते 25 मिनट हो गए थे जब आदित्य ने देखा चाहत की सांस फूलने लगी है तो उसके ऊपर उठा और चाहत के होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, योर लिप्स वेरी टेस्टी बच्चा। चाहत अभी अपनी सांस नॉर्मल कर ही रही थी कि तभी अद्विक आया और चाहत को अपनी गोद में उठा लिया। इस समय चाहत की दोनों टांग अद्विक के अगल बगल थे। चाहत ने डर से अपने दोनों हाथ अद्विक के कंधे पर रख लिए। अद्विक इस समय पागलों की तरह चाहत को पर किस किए जा रहा था जैसे ना जाने कितने जन्मों का भूखा हो। अद्विक ने जब देखा चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके होठों को छोड़ गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, जिससे चाहत की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी जिससे अद्विक को पागल बना रही थी। एपिसोड 12 पैनिक अटैक। गुरु जी का आना। ये एक रोमांटिक स्टोरी है। आप सब इसे पढ़कर कमेंट जरूर करें कि कैसी है। तो दिन में मैं 2 एपिसोड दे दिया करूंगी। स्माइलिंग फेस। अद्विक धीरे धीरे चाहत के गर्दन पर किसी और बाइट करने लगा जिससे चाहत धीरे धीरे सिसकियां लेने लगी। दिल। चाहत सिसकियां अद्विक को और पागल बना रही थी। चाहत कुछ समय के लिए अद्विक के प्यार में खोसी गई। वो आंखें बंद किए इस पल को एहसास कर रही थी। दिल कि तभी चाहत को फिर से वही सब पुरानी याद धुलधुली तस्वीर की तरह दिखाई देने लगी, जिससे चाहत जोर जोर सांस लेने लगी। चाहत के माथे पर पसीना आने लगा। चाहत की बिगड़ती हालत देख अद्विक अपने होश में आया। आदित्य जो सोफे पर बैठा चाहत को ही देखे जा रहा था वो तुरंत आकर अद्विक की गोद से चाहत को अपने पास ले लिया। चाहत जोर जोर सांस ले रही थी। दिल प्लीज मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ये कहकर चाहत जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी बिगड़ती हालत देख आदित्य ने अद्विक की तरफ देखा, जो स्तंभ खड़े चाहत को ही देखे जा रहा था। आदित्य अद्विक को जोर से चिल्लाया, होश में आओ अद्विक और तुरंत डॉक्टर को फोन करो, जान की हालत बिगड़ रही है। दिल छोटा सा भूत। आदित्य के चिल्लाने से अद्विक तुरंत होश में आया और उसने फोन निकालकर अपने पर्सनल डॉक्टर को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही अद्विक ने कहा, केवल 5 मिनट के अंदर ओबरॉय मेंशन आना है। इतना कहकर फोन काट दिया। फिर अद्विक ने अपने गार्ड को फोन लगाया और कहा, डॉक्टर के आते ही क्वीन के कमरे तक छोड़ देना। इतना कहकर फोन काट दिया। फिर दोनों चाहत को संभालने लगे, पर चाहत एक ही शब्द दोहरा रही थी, हम पर भरोसा करो, हमें मत मारो, हम पर भरोसा करो। ये कहते हुए चाहत बेहोश हो गई। आदित्य ने चाहत के गले लगाया हुए उसकी पीठ को सहला रहा था। वही अद्विक एक टक चाहत को देखे जा रहा था। तभी गेट लॉक होने की आवाज आई। अद्विक ने उठकर गेट खोला तो गेट के बाहर डॉक्टर और चाहत का पूरा परिवार खड़ा था। गोरे बालों वाला व्यक्ति। असल में डॉक्टर जब ओबरॉय मेंशन आया तो बालकनी में खड़ा होकर रुद्र फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नजर गेट के बाहर डॉक्टर पर गई, जो गार्ड से कुछ बातें कर रहा था। रुद्र तुरंत डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सारी बात बता दी। वही अतुल भी लिविंग हॉल में खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत अपने मॉम, डैड और भाई रिहान को सब बता दिया। चाहत का कमरा। डॉक्टर चाहत को चेक करने के बाद एक इंजेक्शन निकाली और उसे चाहत को लगा दिया। फिर वो अद्विक और आदित्य के पास गया और बोल, सर इन्हें पैनिक अटैक आया था और शायद अटैक इन्हें इससे पहले भी आ चुके हैं। ये सुन सारा परिवार जैसे सदमे में चला गया हो। अर्चना जी ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची के साथ ये सब क्यों हो रहा है और हमें से किसी को ये बात पता ही नहीं। ना जाने कौन सी बुरी नजर हमारी बच्ची को लग गई है, एक बाद एक मुसीबत आ रही है। इतना कहकर अर्चना जी रोने लगी। तभी रिहान ने कहा, मॉम संभालिए खुद को। तभी डॉक्टर ने कहा, सर कोशिश करिएगा कि इन्हें इस तरह फिर कभी पैनिक अटैक ना आए, नहीं तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर भी आए तो ये कुछ दवाएं हैं, इन्हें दे दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। तभी कशिश ने कहा, आप सभी लोग अपने कमरे में चले जाइए, हम आज रात चाहत के पास रुक जाते हैं। तभी अर्चना जी ने कहा, हम भी आज रात अपने बच्चों के पास रुकेंगे। अर्चना और कशिश की बातें सभी को सही लगी। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आज रात किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सब अपने अपने सोच में गुम थे। गेस्ट रूम। अद्विक बालकनी में खड़ा होकर एक तक चांद को देख रहा था। आदित्य अद्विक के पीछे खड़ा होकर बोला, क्या सोच रहा है? अद्विक मुंडा और झट से आदित्य को गले लगा लिया और बोला, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? आदित्य ने कहा, नहीं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा, ना, इससे भी पहले जान को 2-3 बार अटैक आ चुके हैं। दिल बस दिल में बेचैनी यह है कि ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वजह जो भी हो, जिसने भी हमारी जान को तकलीफ दिया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए आदित्य की आंखें खून के जैसे लाल हो गई थी। अब इन्हें कौन बताया कि वजह ये सब है? एक्सप्रेशनलेस। तभी अद्विक का फोन बजा। फोन पर फेल्स हो रहे नाम को देखकर अद्विक ने एक गहरी सांस ली और फोन रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से एक रोबदार आवाज आई, पोते साहब अगर आप दोनों के पास टाइम मिला करे तो हमें भी फोन कर लिया कर, न जाने अब कितने दिन बचे हैं हमारे पास। और हाँ, हमारी पोता बहू कैसी है? फ्यू। कब लंदन लेके आ रहे हो हमारी पोता बहू को?
अद्वैक ने कहा, बहुत जल्दी हम आपकी बहू को आपसे मिलाएंगे। ऐसे ही कुछ बात करके फोन कट कर दिया। सुबह का वक्त, चाहत के उठने से पहले ही चाहत की मां कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि वह जानती थी अगर चाहत उन्हें देखेगी तो गुस्सा करेगी। सुबह के 8 बजे रहे थे, सभी धीरे धीरे लिविंग हॉल में आकर बैठे गए। अद्वैक, अधिक, आदित्य और विराज, रुद्र ये सभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो वही रिहान और अतुल अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी गेट के अंदर एक गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे का तेज, उनके चलने का रोब एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी दे रही थी। सभी ने बारी बारी से उनके पैर छुए। अर्चना जी ने उन्हें आदर सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। तभी उनकी नजर चाहत पर पड़ी, जो उन्हीं के पास आ रही थी। चाहत को देखकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। एपिसोड 13, आदित्य और अद्वैक को पता चली सच्चाई। गुरुजी चाहत को देखते ही मुस्कुराने लगे। चाहत और कशिश ने गुरुजी के पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अर्चना जी ने कहा, गुरुजी मेरी बच्ची के ऊपर 2 बार संकट आ चुके हैं, कृपया कोई उपाय बताएं। अर्चना जी की बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराने लगे, स्माइलिंग फेस। उन्होंने कहा, जिस बच्ची की जान अपनों ने ली हो और मौत को मात देकर वापस आई हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्माइलिंग फेस। गुरुजी की यह बातें सुन सभी सवालिया नजरों से गुरुजी को देखने लगे, तो वही चाहत गुरुजी को आश्चर्य से देखने लगी। विराज ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। वो चाहत को अपने पास बुलाए। चाहत गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने कहा, जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ किया, मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी बेगुनाह को सजा दो। अक्सर हम वो देखते हैं जो दिखाई देता है, स्माइलिंग फेस। लेकिन कभी कभी दिखाई हुआ चीज हकीकत नहीं होती। हो सकता है तुमने जो देखा था वो आधा सच हो और भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। तो इसलिए पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करना, फिर अपने गुनहगारों को सजा देना। कोई भी गुरुजी की बातें समझ नहीं पा रहा था, सिवाय 3 लोगों को छोड़कर। पहले चाहत थी जो गुरुजी की बातों को बहुत ध्यान से समझ और सुन रही थी, और 2 लोग जो गुरुजी की बातों को समझ रहे थे वह थे अद्वैक और आदित्य। लेकिन फिर भी वह अपने बातों को कंफर्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें गुरुजी से अकेले में बात करनी थी। अद्वैक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें आपसे अकेले में बात करनी है। गुरुजी ने अपने पलके झपकाए, स्माइलिंग फेस। कुछ देर बाद एक कमरे में अद्वैक, आदित्य और गुरुजी थे। गुरुजी वही कमरा में रखी कुर्सी पर बैठे थे। आदित्य और अद्वैक उनके पास ही खड़े थे। गुरुजी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आदित्य ने कहा, गुरुजी जिस तरह मेरी मां का रिबॉर्न हुआ था तो क्या मेरी जान का भी? इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिन सवालों का जवाब तुम्हें खुद पता है तो हमसे पूछने का उद्देश्य क्या है? अद्वैक कहा, यानी हमारा अंदाजा सही था, हमारी जान का रिबॉर्न हुआ है। और उसकी नफरत करने की वजह, मतलब इसका कि हमने अपनी जान के साथ। इसके आगे अद्वैक की कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसका जबान लड़खड़ा रहे थे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी मां की जान तुम्हारी मासी और मौसा ने ली थी केवल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था, जिससे आपकी मां का रिबॉर्न हुआ और उन्होंने अपना बदला लिया। ये आप दोनों के सिवा कोई नहीं जानता है। आपकी मां चाहत को बेटी की तरह मानती थी और अपने घर की बहू भी बनाया, लेकिन चाहत के साथ नाइंसाफी हुई। आपके मां का आपकी पत्नी के ऊपर उनका का आशीर्वाद था। शायद यही कारण है कि आपकी पत्नी चाहत का भी रिबॉर्न हुआ है, स्माइलिंग फेस। ये सुनकर आदित्य ने कहा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को, उसे मैं कैसे मार सकता हूं? नो नेवर। इस समय आदित्य और अद्वैक के दिल में एक अनकहा डर और दर्द दोनों हो रहा था। दोनों को कुछ कुछ शक हो गया था कि उन्होंने अपनी जान के साथ कुछ गलत किया है। कोल्ड स्वेट। गुरुजी ने अपना एक हाथ आगे किया और दोनों से कहा, तुम दोनों अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो और आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूं हाथ नहीं छोड़ना। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना हाथ गुरुजी के हाथों में रख दिया और अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुजी ने कुछ मंत्र जाप किए और तभी अद्वैक और आदित्य के उनके सामने सारी अतीत की तस्वीर आने लगी, कि किस तरह चाहत उनसे भरोसे करने के लिए रो रही थी, किस तरह उन्होंने राही को अपनी बाहों में लेकर रखा था, किस तरह उनकी जान उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इतना देखते अद्वैक और आदित्य ने अपना हाथ छोड़ दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगे। हमने यह क्या कर दिया? हम अपनी जान को कैसे मार सकते हैं? वो दोनों धम से जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुजी अपनी जगह से उठे और उन दोनों के पास जाकर बोले, हमने तुम दोनों को केवल सच्चाई दिखाई है। आगे तुम दोनों जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार भी उनके जान के पीछे उनके पुराने दुश्मन पड़े हुए हैं। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। चाहत का कमरा। चाहत गुरुजी की कही हुई बातों को सोच ही रही थी कि तभी चाहत का फोन बजने लगा। चाहत ने फैज हो रही नाम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत फोन रिसीव करके कान के पास लगाया ही था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, चाहत की बच्ची कहाँ मर गई? तू न फोन न मिलना, यहाँ तक कि तूने अपना नंबर भी बदल दिया। कितनी मुश्किल से तेरा नंबर मुझे मिला है। एक बार तू मुझे मिल तो मैं बताती हूँ। तुझे खुशी भी पूछ रही थी तो मैंने उससे कह दिया कि जैसे ही तुझसे बात होगी तो मैं उसे बता दूंगी। अब बोल, कब मिल रही है?
दूसरी तरफ से आवाज सुनकर चाहत के चेहरे बड़ी सी मुस्कान आ गए। उसने कहा, दुआ भाभी, मेरा मतलब है कि दुआ, हम आपसे आज शाम को कैंटीन में मिलने आते हैं, और हाँ, खुशी को भी बुला लेना। इतना कहकर चाहत ने फोन काट दिया। सेल फोन। चाहत ने याद किया कि किस तरह रुद्र और दुआ की शादी लव मैरिज हुई थी, पर राही ने दोनों के बीच इस कदर दरार डाली कि दुआ और रुद्र का रिश्ता तलाक तक नौबत आ गई, और दुआ ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण रुद्र को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये सब याद करते हैं चाहत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कितनी सेल्फिश थी कि मैं केवल अपने बारे में ही सोचा। मैंने एक बार भी अपनी दोस्त के बारे में जानकारी नहीं ली कि उसकी जिंदगी क्या चल रहा है, कैसी चल रही है। मैं हमेशा अपने भाई का सपोर्ट किया, ये जानते हुए भी कि दुआ सही थी, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं राही की चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। पाउटिंग 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 पाउटिंग। आदित्य का कमरा। आदित्य इस समय बाथरूम में सावर के नीचे खड़ा था। दिल दिल एपिसोड 14, आदित्य और आद्विक का दर्द। आदित्य का कमरा। आदित्य इस समय बाथरूम के सावर के नीचे खड़ा था। सावर का पानी उसे पूरी तरह भिगो रहा था। आदित्य बाथरूम के लगे मिरर के सामने आया और अपने अक्स को देखने लगा। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने अपनी जान को तड़पते मारते हुए छोड़ दिया। तभी उसने एक जोरदार पंच उसे मिरर में मारा, जिसे उस आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ कांच आदित्य की हाथों में धंस गए और उसके हाथों से खून गिरने लगे, लेकिन इससे आदित्य को कोई तकलीफ नहीं हुई। पाउटिंग। आदित्य बाथरूम में घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकता, वो तो मेरी जान है, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कैसे। फिर रोते हुए, सॉरी बच्चा, तुम्हारा हबी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। वहीं दूसरे कमरे का सामान पूरा टूटा हुआ पड़ा था। सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। अद्वैक बेड के सहारे वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके सामने एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर थी जो किसी और की नहीं, चाहत की थी। अद्वैक अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए तस्वीर के पास गया, अपने हाथों को तस्वीर पर फिरने लगा। जान, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस हद तक जहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे शिद्दत से नफरत करो, मेरी मोहब्बत उतने ही गहरी होती चली जाएगी। अद्वैक के अल्फाज में एक सनक, एक पागलपन, एक दीवानगी झलक रही थी, और वह दीवानगी सिर्फ और सिर्फ चाहत के लिए थी, सिर्फ चाहत के लिए। दिल चुंबन का चिन्ह। शाम का वक्त कैंटीन में। कैंटीन के अंदर चेयर पर दो लड़कियां बैठी आपस में बातें कर रही थी। यार दुआ, चाहत ने बोला था ना आने को, देख आधे घंटे हो गए वो अभी तक नहीं आई। ये है दुआ, रुद्र की फ्यूचर वाइफ। इनका रंग गेहुआ है, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक और कंधे तक आती बाल। आज दुआ ने पिंक कलर का सूट पहना था और सलीके से दुपट्टे को गर्दन में डाला था। वो काफी प्यारी लग रही थी। वैसे ये मिडिल क्लास फैमिली से है, ये अपनी माँ पापा की एक लोयती संतान है। खुशी, यार आधे घंटे से तो पूछ पूछ कर मेरा सर खा डाली है, मैंने कहा ना, चाहत ने कहा था आने को यहीं पर। तभी दुआ की नजर कैंटीन के बाहर रोड पर गई, जहां चाहत अपने हाथ में कुछ लिए हुए अंदर चली आ रही थी। खुशी, लो आ गई चाहत की बच्ची, इसी में छोड़ूंगी नहीं, इतना इंतजार करवाया। पाउटिंग। चाहत जैसे ही उनके पास पहुंची, दुआ ने झट से चाहत को गले लगा लिया। कैसी है यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया, शादी के बाद तो हमको भूल ही गई। इतना कहकर दुआ इमोशनल हो गई। दुआ को इमोशनल होता हुआ देखकर चाहत ने कहा, ओ महारानी, यह इमोशनल ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। आज तो मैं तेरे पैसे खर्च करके ही रहूंगी, तेरे पैसे का चाउमीन, बर्गर, मोमोज और हाँ पिज्जा भी सब खा के रहूंगी। यह मेरे सामने इमोशनल होने का ब्लैकमेल ड्रामा मत कर। चाहत की बात सुन खुशी और दुआ मुंह खोले चाहत को देखने लगे। एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस। फिर तीनों उसी चेयर पर बैठकर अपने लिए वेटर से कहकर कुछ ना कुछ नाश्ता और काफी मंगवाए। चाहत ने चॉकलेट बॉक्स निकले और दोनों की तरफ बढ़ा दिया और कहा, यह मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई थी। फिर दुआ ने कहा, चाहत क्या इस बार भी तू अपनी स्टडी घर से ही करेगी? चाहत ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम लोग के साथ कॉलेज जाऊंगी, मस्ती करूंगी, एंजॉय करूंगी और आए दिन क्लब भी चलेंगे। विंकिंग फेस। खुशी ने उठकर चाहत के सर को अपने हाथों से उल्टा सीधा करके छूने लगी। यार तेरी तबीयत ठीक तो है ना, तू कॉलेज चलेगी, वह भी अपने प्यारे पतिदेव को छोड़कर, मतलब तब तुम उनके आगे पीछे कैसे रहेगी? कहीं वह राही तुम्हारे पतिदेव को चुरा ना ले? इतना कहकर खुशी जोर जोर से हंसने लगी। खुशी की बातें सुन चाहत का चेहरे पर एक दर्द की लकीरें उभर आई थी, जिसे दुआ ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। उसने बात को बदलते हुए बोला, खुशी यार छोड़ना, ये तो अच्छी बात है, इस बार चाहत कॉलेज जाएगी और इस बार कॉलेज जाने में बड़ा मजा आएगा। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। ऐसे ही तीनों दोस्त आपस में बात की, फिर एक दूसरे को बाय बोल अपने अपने घर की ओर निकल गई। चाहत ने अपने लिए कैब बुक की थी, वो कैब का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लग्जरियस गाड़ी मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। चाहत ने उस गाड़ी को बड़े गौर से देखा। उस गाड़ी का शीशा जैसे ही नीचे हुआ, चाहत के सामने अद्वैक और आदित्य नजर आए, जिनकी आंखों में दर्द, प्यार और न जाने कितने इमोशन नजर आ रहे थे। उस गाड़ी का शीशा नीचे होते ही चाहत की नजर अद्वैक और आदित्य से जा मिला। चाहत ने उन्हें नजरअंदाज कर अपने कैब का इंतजार करने लगी।
तभी गाड़ी का गेट खुला और आदित्य बाहर चाहत के पास आया और बोला, चलो बच्चा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। आदित्य ने एक नज़र चाहत को देखा, फिर उसे गोद में उठाकर गाड़ी के अंदर बैठकर गेट लॉक कर दिया। मिस्टर राठौर, यह क्या हरकत है आपकी? छोड़िए हमें पाउटिंग, वरना हम आपको जान से मार देंगे, समझे आप? लुक ऑफ ट्रायम्फ। तो मार दो ना, अंदर ही अंदर घूट रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर चाहत असमंजस में आदित्य को देखने लगी, अनअम्यूज्ड। तभी अद्विक ने कहा, जान आपको भूख लगी होगी ना, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। हमें कोई भूख नहीं लगी है, हमें इस गाड़ी से उतारिए, हमें आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना। और चाहत आदित्य की गोद में उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगी। जान हिलिए नहीं, अगर आप इसी तरह हिलती रहेंगे तो मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला जाऊंगा, तब आप हमें झेल नहीं पाएगी। आदित्य की यह बात सुनकर चाहत के कान और गाल लाल हो गए और उसने हिला बंद कर दिया। चाहत को चुपचाप बैठा देख अद्विक और आदित्य मुस्कुरा दिए। उनकी कार एक होटल के पास रुकी। आदित्य चाहत को गोद में लिए हुए ही होटल के बने एक कमरे में लेकर चले गए। अद्विक ने कहा, क्या खाओगे जान, आप ऑर्डर कर दो। चाहत को भूख तो लगी थी, पर उसने कहा, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस यहाँ से जाना है। तभी होटल का मैनेजर कमरे में आया और उसने सिर झुकाकर ग्रीट किया। आदित्य ने कहा, राजमा चावल, छोले भटूरे, चॉकलेट, आइसक्रीम और मोमोज, ये सब लेकर जल्दी से आओ, बहुत भूख लगी है। चाहत ने जैसे ही खाने का नाम सुना उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने मन में कहा, चाहत गुस्सा इन लोगों से है, खाना से नहीं। तभी खाना आया। अद्विक ने जैसे ही प्लेट हाथ में लेने की कोशिश की, तभी चाहत ने प्लेट लेकर कहा, इस खाने का बिल मैं भर दूंगी, पहले मुझे खाने दो। इतना कहकर चाहत खाने पर टूट पड़ी। चाहत इस समय दोनों को भूलकर भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही थी, जैसे उसने जरा सा भी छोड़ तो ये दोनों उसका खाना खा जाएंगे। चाहत को इस तरह खाना खाता देख दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखें नम। तभी चाहत खाना खाते हुए खांसने लगी। आदित्य और अद्विक जल्दी से पास गए और बोले, आराम से बच्चा। जहां आदित्य चाहत का पीठ सहला रहा था, वही अद्विक उसे पानी पिला रहा था। चाहत ने उन्हें देखा और मन में सोचा, क्या यह वही है जिसने मेरा भरोसा नहीं किया था, मेरे भरोसे को तोड़ा था? आदित्य और अद्विक चाहत के चेहरे के भाव को अच्छे से समझ रहे थे। दिल दिल एपिसोड 15, चाहत का दर्द। अद्विक ने की राही की इंसल्ट। चाहत फिर से खाने के लिए निवाला उठाया था, तभी गेट खोलने की धम से आवाज आई। तीनों ने सामने देखा तो वहां राही थी। राही को देखते ही चाहत के दिल में टीस सी उठी। उसने अपने मन में सोचा, क्या इन दोनों ने राही को बुलाया है? वही अद्विक और आदित्य राही को देखते ही उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पाउटिंग। अद्विक और आदित्य कुछ कहते हैं या करते उससे पहले ही चाहत उठ खड़ी हुई और उसने बोला, शायद मुझे आप तीनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अद्विक और आदित्य कुछ रिएक्ट करते इससे पहले ही चाहत कमरे से बाहर निकल गई। चाहत को इस तरह जाता देख राही के चेहरे पर एक स्माइल विद हॉर्न्स डेविल भरी मुस्कान थी। वही अद्विक और आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। तभी राही की आवाज आई, आई एम सॉरी, मेरी वजह से चाहत बिना खाना खाए यहाँ से चली गई। वो तो मैं भी इस होटल में खाना खाने आई थी, तुम तीनों को देखा तो सोचा मैं तुम तीनों के साथ ज्वाइन कर लूं। वैसे भी आप दोनों का चाहत से तलाक हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को वापस पाने के लिए चाहत कुछ ऐसी वैसी हरकत करे। शायद मैंने चाहत का प्लान फेल कर दिया, इसलिए देखा वो गुस्सा होकर चली गई। इतना कहकर राही इनोसेंट सा फेस बना लेती है, पेंसिव फेस। राही की बात सुन अद्विक और आदित्य का पारा हाई हो गया। आदित्य झट से राही के पास आया और पीछे से उसकी बालों को मुट्ठी में भरकर खींचा। अद्विक भी गुस्से से राही को देख रहा था। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को इस तरह बोलने की? इतना कहकर एक जोरदार थप्पड़ राही के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ खाता ही राही जमीन पर गिर पड़ी। उस समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ हुआ क्या। फ्लश्ड। अद्विक राही के पास आया और एड़ी के बल बैठकर दांत पीसते हुए बोला, हमारी जान हमें अपना बनाने की कोशिश क्या करेगी? हम तो खुद उसके पूरे के पूरे हैं। हमारा शरीर, हमारी रूह, हर एक चीज उसका है। अद्विक उठा और खाने के पास गया जो चाहत ने खाकर छोड़ा हुआ था। उसे उठाकर राही के सामने खड़ा हो गया और वही खाना जमीन पर गिरा दिया। अद्विक ने कहा, खाओ। राही आंखें फाड़े अद्विक को देखने लगी। अद्विक ने दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा इस खाओ या और तरीके हैं मेरे पास तुम्हें खिलाने के? पाउटिंग 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 पाउटिंग। अद्विक की धमकी सुन राही जमीन पर पड़ा हुआ खाना उठकर मुंह में धीरे धीरे डालने लगी। राही के आंखों से बेतसा आंसू गिर रहे थे, पर इसे अद्विक और आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। आदित्य ने कहा, आइंदा से अगर फिर कभी मेरी बच्ची के खिलाफ कुछ कहा तो इससे भी बुरा नतीजा होगा। फिर आदित्य ने चाहत के पिए हुए पानी से अपने हाथ धोए जैसे न जाने कौन सी गंदी सी चीज छूली हो, और गुस्से से अद्विक और आदित्य उसे कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही मैनेजर उनके सामने सिर झुकाकर ग्रीट किया, यू आर फायर। इतना कह दोनों तेजी से होटल से बाहर निकल गए। होटल का कमरा, राही भी उसी तरह जमीन पर बैठी एकटक जमीन को देखे जा रही थी। 1.2.3 अगर तुम्हें मारने के लिए मुझे खुद भी मरना पड़ा ना चाहत तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी।
इस समय राही की हालत ऐसी थी, अगर सचमुच चाहत सामने होती तो मारने से पीछे नहीं हटती, चाहे इसका अंजाम जो भी होता। चाहत का कमरा। चाहत इस समय बेड पर पेट के बगल लेटी हुई थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। चाहत ने खुद से कहा, अगर वे दोनों राही को पसंद करते हैं तो बार बार मेरे करीब क्यों आते हैं, मेरे जज्बातों के साथ, मेरे दिल के साथ क्यों खेलते हैं। इतना कह चाहत के आंखों से आंसू बहने लगे। रात 1 बजे। चाहते इस समय काफी गहरी नींद में सो रही थी, तभी चाहत के कमरे में 2 लोग आए, जो कोई और नहीं अद्विक और आदित्य थे। आदित्य चाहत के सर के पास बैठकर अपने हाथों से उसके सर को सहलाने लगा। वही अद्विक चाहत के पैर के पास बैठकर अपना एक हाथ चाहत के पैरों पर रख दिया। दोनों एक तक चाहत को देखने लगे। दोनों की आंखें इस समय नम थी। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया, किस तरह से तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ करे दो, हमें माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आदित्य ने कहा, हम माफी के तो काबिल नहीं, तुम हमें जो सजा दोगी हम वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, पर अपने से दूर और अलग करने की सोचना भी मत, क्योंकि इसकी इजाजत तुम्हें तो क्या उस भगवान को भी नहीं। छोटा सा भूत। सुबह का वक्त। चाहत की धीरे धीरे आंख खोलने लगी। नींद में अपना मोबाइल ढूंढा, मोबाइल मिलते हैं, फोन पर टाइम देखा। फोन का टाइम देखते हुए चाहत की नजर तारीख पर गई। 12 अगस्त, यानी कल भाई और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है और काफी काम पड़ा हुआ है। चाहत तुरंत उठी और अपने फोन से किसी को फोन लगाया। कुछ देर फोन पर बातें कर उसने अपने आप से कहा, थैंक गॉड इस फोन का आविष्कार हुआ, आधा काम तो फोन से ही हो जाता है। सेल फोन। चाहत चल काम पर लग जा, कल भैया भाभी की एनिवर्सरी पार्टी है जिसकी तैयारी आज से ही करनी होगी। इतना कह चाहत बेड पर से उतरकर फ्रेश होने चली गई। ए कंपनी। आदित्य आज ऑफिस में अकेले ही बैठे काम कर रहा था। टेबल पर कुछ फाइलें रखी थी जिन्हें देखने और पढ़ने के बाद सिग्नेचर कर रहा था। तभी आदित्य का फोन बजने लगा। आदित्य ने फोन उठाया और फ्लैश हो रहे नाम को देखा, जो कि यश का था। आदित्य रिसीव करके कान पर लगाया ही था कि यश ने कहा, सर अद्विक सर बेकाबू हो गए हैं, आज उसे जान से मार देंगे और हम पता नहीं लगा पाएंगे इसके पीछे कौन है। आदित्य ने गहरी सांस ली और तुरंत कैबिन से बाहर निकल अपने गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से बोल हेलविला। आदित्य जैसे ही हेलविला पहुंचा उसने देखा अधिक सोफे पर बैठे एक टक सामने देखे जा रहा था, जहां अद्विक हाथ में चाकू लिए एक आदमी के उंगलियां काटे जा रहा था। वो आदमी छटपटा रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, वो दर्द से करहा रहा था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। निकल रहा था तो केवल खून, शायद अद्विक ने उसकी जबान पहले ही काट दी थी। आदित्य आया और अधिक के बगल सोफे पर वहीं बैठ गया और एक सिगरेट निकालकर उसकी लंबी कश लेने लगा। एक लंबी काश लेने के बाद आदित्य ने अद्विक से कहा, अगर तू राणा को अभी मार देगा तो पता कैसे चलेगा कि इस खेल के पीछे कौन है। अद्विक ने आदित्य की तरफ देखा और बोला, हम इतने कमजोर नहीं कि पता ना लगा पाए कि इसके पीछे कौन है, और रही बात इसकी तो बहुत दिन जी लिया इसने, स्माइल विद हॉर्न स्पाउटिंग। इस समय राणा की हालत ऐसी थी कि कोई एक बार देखे तो डर जाए। उसके चेहरे के बने जख्म, उसकी कटी जबान, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसे जख्म ना दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी पर एसिड से टॉर्चर किया गया हो। तभी अधिक अपनी जगह से उठा और एक धारदार पतली सी नाइफ हाथ में लिया और राणा के पास आया। तूने मेरी जान को छूने की कोशिश की थी, पाउटिंग छोटा सा भूत, तो इसके बदले कुछ रिटर्न तो देना चाहिए ना मुझे। इतना कह अधिक के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अद्विक राणा के ऊपर से उठ गया और डेविल स्माइल विद हॉर्न्स करके उसे देख रहा था। वही राणा की हालत बद से बदतर हो गई थी। वह मन ही मन अपने लिए अब मौत मांग रहा था। तभी अधिक राणा के पास गया और घुटने के बगल बैठ गया और अपनी लाल हो चुके आंखों से राणा को देखते हुए उस चाकू को राणा गर्दन के बीचों बीच डालकर ऊपर की ओर से चीर डाला। राणा का सिर 2 हिस्सों में हो गया। ये मंजर काफी डरवाना था। वहां आदित्य और अद्विक को छोड़ यश और सारी बॉडीगार्ड के चेहरे पर डर के मारे पसीने उभर आए थे। यश तुरंत अधिक और अद्विक के पास आया और हाथ में 2 पैकेट जो अद्विक और अधिक के कपड़े थे उसे दे दिया। अद्विक और अधिक दोनों फ्रेश होने बाथरूम में चले गए और फ्रेश होकर तीनों हेलविला से निकल गए। शाम का वक्त। दिन भर की भाग दौड़ से चाहत काफी थक गई थी, इसलिए उसने आज जल्दी डिनर करके अपने कमरे में सोने चली गई। चाहत के सोने के बाद अतुल, रेहान, रुद्र चाहत के कमरे में आए। तीनों ने एक साथ धीरे से बोला, गुड नाइट बच्चा। तीनों ने चाहत के माथे पर किस किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह के वक्त ओबरॉय विला में काफी चहल पहल थी। सारे नौकर अपने काम में व्यस्त थे। वही ओबरॉय फैमिली मेहमानों की लिस्ट, खान पीन, डेकोरेशन, हर चीज देख रही थी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। पर चाहत ने अपना काम बखूबी किया था, जहां किसी को कोई कमी नहीं मिली। शाम का वक्त। धीरे धीरे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। मीडिया बाहर खड़े फोटोज और वीडियो ले रही थी। रुद्र, रेहान और अतुल तीनों ने सेम 3 पीस सूट ब्लैक कलर का पहना हुआ था। तीनों बहुत हैंडसम लग रहे थे।
चाहत के माँ ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो काफी सुंदर लग रही थी, तो वही चाहत के पिता ने एक शेरवानी पहनी थी। तभी वहां राही आती है जिससे सारे लड़के अपने आंखों में हवस लिए राही को देखने लगे। राही ने एक व्हाइट कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके आगे का गला काफी डीप था जिससे उसके उभार काफी हद तक दिख भी रहे थे। अपने तरफ लड़कों को देखता पाकर राही के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी बाहर मीडिया और लोगों की आवाज तेज हो गई। हॉल में मौजूद सभी गेस्ट ने गेट की तरफ देखा तो वहां अद्विक और आदित्य एक रॉब के साथ अंदर आ रहे थे। उनका पर्सनैलिटी और चलने का रुआब ही सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। सारी लड़कियां आंखों में हवस लिए दोनों को देख रही थी। अगर एक रात के लिए भी हाँ बोल दे तो रात गुजरने को तैयार हो जाएगी। वही दोनों ने सबको इग्नोर कर आगे बढ़ गए। अद्विक ने एक नेवी ब्लू रंग की थ्री सूट पहना था तो वही आदित्य ने एक व्हाइट कलर का थ्री सूट पहना था। दोनों अंदर आकर ओबोरॉय फैमिली से हाथ मिलाया और यहाँ वहां देखने लगे। तभी उनकी नजर चाहत पर पड़ी जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। चाहत की देख उनकी नजर उस पर ठहर सी गई। यही हाल वहां पर मौजूद सभी लड़कों और लड़कियों का भी था। दिल दिल एपिसोड 16 पार्टी। नया खलनायक। सबकी नजर सीढ़ियों से उतरती चाहत के ऊपर जम सी गई। चाहत ने आज क्रीमी कलर की साड़ी पहनी थी और साड़ी में झकती हुई कमर पर पतली सी गर्दन और गले में साड़ी से मैचिंग हार, होठों पर मैचिंग लिपस्टिक, बालों का बहुत सेट ऑयल से जुड़ा बना था और कुछ लिटे चाहत के दोनों गालों को छू रहा थे। कुल मिलाकर चाहत आज कयामत लग रही थी। चाहत को देख अद्विक और आदित्य के सांस जैसे मानो थम से गई हो और धड़कन जोर जोर धड़क रहा था। दिल अद्विक और आदित्य को एहसास हुआ इन दोनों के अलावा चाहत को यहाँ पर सभी खड़े लड़के घूरे जा रहे हैं, जिसे देखकर दोनों को आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वहां का टेम्परेचर गिरता हुआ सबको महसूस होने लगा। सबने दोनों की तरफ देखा तो सबकी नजर डर से नीचे हो गई। वही चाहत सीढ़ियों से नीचे आ ही रही थी कि चाहत के आगे 3 हाथ सामने आ गए। चाहत ने नजर उठाकर देखा तो सामने उसकी तीनों भाई रुद्र, रेहान और अतुल थे, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। चाहत ने एक बार उन तीनों को देखा, फिर उनके हाथों को और अगल बगल देखने लगी। वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फीकी सी मुस्कान के साथ उसने हाथों में अपना हाथ दे दिया। ये बात चाहत के तीनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि चाहत लोगों के सामने कभी भी उनको बेइज्जती नहीं कर सकती है, जिसका बखूबी फायदा रुद्र, रेहान और अतुल ने उठाया था। तीनों के बीच में खड़ी चाहत एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। रुद्र ने अपने माँ पापा की तरफ आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उनके माँ पापा भी चाहत के पास आकर खड़े हो गए। इस समय राही की बगैर फैमिली बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कमी थी तो बस अद्विक, आदित्य, अधिक और कशिश की। वही राही ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। आज उसे सच में अनाथ होने का एहसास हो रहा था। पाउटिंग पाउटिंग। तभी चाहत ने हाथ में माइक लिया और कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप इस पार्टी में आए। आज मेरे भाई और भाभी की 5वीं शादी की सालगिरह है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि गिफ्ट दे चाहे न दे, लेकिन दिल से आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। इसी के साथ तालियां के गड़गड़ाहट उस हाल में गूंज उठी। तभी हर जगह अंधेरा हो गया और सीढ़ियों पर एक लाइट जली, जहां अधिक ने काशिश के कमर में हाथ डाले उतरते हुए नीचे आ रहे थे। कशिश और अधिक ने सेम कलर के कपड़े पहन रखे थे। जहां कशिश एक दुल्हन की तरह रेड कलर की साड़ी, हाथों में चूड़ा, बालों का बन बनाए हुए थी, जिसमें काशिश बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वही अधिक ने एक रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल इस समय मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों बीचों बीच हाल में आए। कशिश और अधिक दोनों ने बड़ों के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने कशिश और अधिक को विश किया। तभी चाहत की नजर मेन गेट के पास गई, जहां दुआ और खुशी चले आ रहे थे। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहां रुद्र की नजर दुआ पर टिक सी गई थी दिल, तो वही रेहान की नजर खुशी पर दिल। दोनों चाहत के पास आकर चाहत को गले लगाया, फिर अधिक और कशिश को विश किया। हाल के बीचों बीच एक 5 फ्लो तक का केक आया। सभी लोग हाल में आए। अधिक और कशिश ने दोनों ने मिलकर केक काटा और बारी बारी से खिलाए। जहां रुद्र चोरी निगाहों से दुआ को बार बार देखे जा रहा था, जिसे दुआ अच्छी से समझ रही थी, तो वही रेहान का खुशी को यूं बार बार देखने के कारण खुशी चीरकर रेहान से बोलती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है जो तुम बार बार घूरे जा रहे हो? पाउटिंग। वही रेहान ने एटीट्यूड से कहा, तुम अपने आप को ज्यादा सुंदर समझो मत। मैं तो ये सोच रहा था कि इस खूबसूरत महफिल में ये चुड़ैल कहां से आ गई। जैक ओ लैंटर्न। पाउटिंग। क्या कहा तुमने मुझे चुड़ैल? अगर मैं चुड़ैल हूं ना तुम डायनासोर हो। नहीं, डायनासोर तुमसे ज्यादा सुंदर लगते होंगे। तुम राक्षसो भूत हो। इनफैक्ट इस दुनिया की सबसे बुरी चीज तुम ही हो। पाउटिंग। रेहान ने गुस्से में बोला, क्या बोला तुमने मुझे? वही जो तुमने सुना। खुशी गुस्से में बोलकर पैर पटक कर चली गई। खुशी के जाने के बाद रेहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ड्रामा क्वीन, हा हा हा। वही अद्विक और आदित्य चाहत के आगे पीछे टहल रहे थे, जैसे चाहत की बॉडीगार्ड हो। चाहत ने चीढ़ कर कहा, आप दोनों मेरे आगे पीछे क्यों टहल रहे हैं? आप लोगों को लगता नहीं इस तरह राही देखकर आप दोनों से गुस्सा हो जाएगी?
अद्विक ने कहा, आई डोंट नो ये राही कौन है, हम तो अपने कोहिनूर की रखवाली कर रहे हैं, कोई हमसे चुरा ना ले। स्माइलिंग फेस, चुंबन का चिन्ह, स्माइल विद हॉर्न्स। आज सभी कपल आपस में बहस और एक दूसरे को देखने में बिजी ही थे कि तभी पूरे हाल में अंधेरा हो गया और हाल के बीचों बीच एक लाइट जली और एक जोर से एक आवाज आई, दिल। सभी कपल्स आपस में नोक जोक कर ही रहे थे कि तभी पूरे हॉल की लाइट चली गई और बीच में एक डिम लाइट जली और एक खतरनाक आवाज आई, दिल। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। स्माइल विद हॉर्न्स म्यूजिक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की मुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक हूँ मैं। तरफ देखते हुए जी के अर्चना, देखा था माँ ने कभी प्यार से, अब वो भी मिल गई संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ, लुट गया माँ का आंचल भी कहीं छुप गया। पग गया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की मुझको क्या कदर, इस प्यार की कहाँ लायक हूँ मैं। सबके तरफ देखते हुए मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए तो आज कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। न्याक खलनायक। स्माइल विद हॉर्न्स। गाना खत्म होते ही वह अजीब सा आदमी सबको अपने खूनी निगाहों से देखने लगा। तभी उसकी नजर चाहत के माँ के पास गई, जिनके आंखों में नमी थी और कुछ अनकहे जज्बात। ये देखकर उसे आदमी ने एक डेविल स्माइल की, स्माइल विद हॉर्न्स। इसी के साथ फिर से एक बार हाल में अंधेरा छा गया और कुछ देर बाद हर जगह लाइट आ गई, पर वो आदमी इस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाल में सभी मौजूद गेस्ट को लगा कि यह छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जो लोगों ने एंजॉय भी किया, पर वही ओबरॉय फैमिली और राठौर के दिमाग में कुछ चल रहा था। किसी के चेहरे पर सवाल थे तो किसी की आंखों में नमी, तो कोई अंदर ही अंदर ये सब देखकर खुश हो रहा था। इसी के साथ ही पार्टी खत्म होती है और छोड़ जाती है। तकलीफ सवाल। अर्चना और विराज का कमरा। अर्चना जी विराज को गले लगा के रोई जा रही थी। वो फिर आ गया, अब बच्चे मुझसे नफरत करेंगे, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। वो फिर आ गया, विराज जी कुछ करिए नहीं तो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। विराज उन्हें चुप करने में लगा हुआ था, इस बात से बेखबर के अधिक और चाहत ये सब सुन रहे थे। उनके दिल में हजारों सवाल थे जिसका जवाब खुद अर्चना जी थी। तभी राही की जोर से चिल्लाने की आवाज आया। वही अधिक और चाहत एक जगह पर छुप गए। विराज और अर्चना चौंक कर राही की कमरे की तरफ भागे। वहां पर रुद्र, रिहान और अतुल भी पहुंच गए थे। राही को देख सबकी आंखें बाहर आने को हुई। 500 से 600 लोग पढ़ते हैं, अगर 200 फॉलोअर्स और 100 कमेंट आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर हम रीस के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। पेंसिव फेस। एपिसोड 17, राही का नाटक। सब राही के कमरे की तरफ भागे। जब सब ने राही को देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। राही के होठ हल्के नीले थे और जमीन पर हो दर्द से तड़प रही थी। रुद्र जल्दी से राही को गोद में लिया और अस्पताल की तरफ सब भागे। कुछ देर बाद अस्पताल में डॉक्टर राही का चेप कर कमरे से बाहर निकला। अर्चना जी तुरंत डॉक्टर के पास गई और बोली, अब कैसी है मेरी बेटी। डॉक्टर ने सबकी ओर देखा, फिर अर्चना जी से बोल, देखिए आपकी बेटी को जहर दिया गया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जहर बहुत ही कम मात्रा में थी, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल हमने जहर निकल दिया है और कभी भी उनको होश आ सकता है। इतना कह डॉक्टर वहां से चला गया। अर्चना जी वही लगे कुर्सी पर मायूसी से बैठ गई और रोने लगी, न जाने हमारे बच्चे को किसकी नजर लग जा रही है। तभी अतुल ने कहा, मॉम डोंट वरी, डॉक्टर ने बोला न कि अब राही ठीक है, कुछ देर में उनसे मिल लेना। वही चाहत भी वहां थी जो ये सब देख और सुन रही थी। उसके दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था जो कुछ ही देर में पता चलने वाला था। काफी गहरी रात हो गई थी। हॉस्पिटल में इस समय केवल अतुल और अर्चना जी थे जो काफी थके होने के कारण सो गए थे। बाकी सब विला चले गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में 1 या 2 लोग ही रुक सकते थे। हॉस्पिटल का कमरा जिसमें राही आराम से सो रही थी, तभी एक परछाई उसके पास आई और बोली, अच्छा एक्टिंग कर लेती हो। पर राही ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो परछाई ने अपने जेब से एक चाकू निकला और राही के गालों पे रखकर वहां से होते हुए गर्दन पे ले जाने लगा। तभी राही ने तुरंत उस चाकू को पकड़ लिया और झट से अपनी आंखें खोल दी। राही ने देखा सामने एक इंसान जिसने अपना पूरा चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। उसे पहचान पाना मुश्किल था कि ये लड़की है या लड़का। राही ने कहा, कौन हो तुम। सामने खड़ा इंसान जोर से हंसा और बोला, अगर मुझे तुम्हें बताना ही होता कि मैं कौन हूं तो क्या इस तरह तुम्हारे सामने आता। राही भी एटीट्यूड से उसे बेड से उतरी और हाथ बंधे बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। वो आदमी एक टक राही को देखने लगा, फिर बोला, डर डर डर, यही चीज तुम्हें देने आया हूं और आज तुम डर का पहले रूप देखोगी कि होता क्या है ये डर। उसकी बातें सुन राही जोर जोर हंसने लगी। हाँ, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें इतना पता होना ही चाहिए कि हमें दुश्मनों से उलझने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। सामने खड़ा आदमी आराम से चलते हुए उसी कमरे की कुर्सी पर बैठा और राही को देखते हुए बोला,
तुम्हारी एक सौतेली बहन है चाहत, तुमने उसी को फंसाने के लिए जहर वाला नाटक किया था ना। उसकी बात सुन राही तिरछा मुस्कुराई और बोली, नॉट बैड, काफी जानकारी हासिल कर ली है मेरे बारे में। पर इतना जानकारी हासिल करके भी तुम मुझे उलझने की कोशिश कर रहे हो। तभी वह आदमी झट से उठा और राही को बेड पर पटक कर एक धारदार चाकू लेकर उसकी गर्दन के बीचों बीच रख दिया और हल्का से दबा दिया, जिससे राही की हल्की सी आह निकल गई। फिर वो राही के चेहरे को देखने लगा और बहुत खौफनाक तरीके से बोल, डर, यही डर जो तुम्हारी इस वक्त चेहरे पर दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, यही डर। मैंने तो तेरे बारे में जानकारी हासिल कर ली, लेकिन तुझमें हिम्मत है तो तू पता लगा कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। मिस रूहिका गुप्ता। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। ये नाम सुनते ही राही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो एक तक उस आदमी को देखने लगी। मास्क से ढका हुआ आदमी उसके आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या हुआ, पुराना नाम पसंद नहीं आया? स्माइल विद हॉर्न्स। वहीं इन सब से दूर एक जंगल में एक विला में एक आदमी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर आवाज आने के बाद वहां का माहौल सब शांत हो गया। उसी विला के अंदर एक आदमी के ना जाने कितने टुकड़े किए गए थे। शायद वो आवाज इसी आदमी की थी। तभी एक खौफनाक आवाज गुजी, स्माइल विद हॉर्न्स, गुमनाम है कोई, हैरान है कोई, किसको खबर कौन हूं मैं, अनजान है कोई। तभी एक बूढ़े आदमी ने बोला, तुमने इसे मार क्यों? वही सोफे पर बैठा आदमी एक खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और बोला, मेरा दिल कर रहा था। दिन भर मैंने एक भी इंसान को मैंने मारा नहीं था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैं पागल सा हो रहा था। फिर अपनी जगह से उठा और पागलों की तरह यह वहां टहलते हुए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एक अजीब तरह से मुस्कान लिए। स्माइल विद हॉर्न्स। तभी आदमी मेरे सामने आया, अब मुझे मेरी बेचैनी कम करने का जरिया मिल गया। फिर मैंने इस आरी से दिखते हुए इससे मैंने इसको काटने लगा और ये दर्द से जोर जोर चिल्लाने लगा। उफ, ओ मधुर शोर। उस बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन ना हिलाई जैसे ये रोज का हो। उसे बूढ़े व्यक्ति ने फिर गुस्से में पूछा, क्या तुम उस पार्टी में गए थे? पार्टी का नाम सुनते हैं उसे आदमी की चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों में एक नफरत उमड़ आई। उसने अपनी नफरत भरी शब्दों से कहा, मैं क्या करता हूं, कहाँ जाता हूं, नहीं जानो तो अच्छा होगा। वरना, छोटा सा भूत। वरना शब्द सुनते ही वो बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक भाव उमड़ आया और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वह मार्क्समैन आदमी राही के गर्दन पर चाकू रखे हुए बोला, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी की हो गई, जैसे बाहर आने को हो, कहो तो मैं हेल्प कर दूं इन्हें बाहर आने में। इतना कहा वह राही के ऊपर से उठ गया। राही ने उस आदमी से कहा, कौन हो तुम, सच सच बताओ, यूं बुजदिलों की तरह मेरे सामने नकाब पर मत आओ। लड़ना है तो सामने से लड़ो। पाउटिंग पाउटिंग वो मार्क्समैन आदमी जोर जोर हंसने लगा, बोला, सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली, तुम पर काफी परफेक्ट बैठ रहा है। मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। इतना कहे वो आदमी वहां से चला गया और छोड़ गया राही को हैरान। चाहत का कमरा। चाहत का कमरे में बालकनी की खिड़की से वही मास्कमैन ने ऊपर चढ़ते हुए बालकनी में आया और तुरंत कमरे में घुस गया। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, फिर तुरंत अपनी जैकेट निकाल और अपने चेहरे का मास्क निकला। यह कोई और नहीं चाहत ही थी। फिर एक अजीब सी मुस्कान लिए अपने आप से कहा, आगे आगे देखो होता है क्या, मिस रूहिका गुप्ता। स्माइल विद हॉर्न्स। चाहत ने अपने गले में एक चिप लगाया हुआ था, उसे चिप को निकाल, फिर उसको देखते हुए बोली, वाकई ही यह चीज बहुत कमाल की है, सामने वाली लड़की है या लड़का, कोई भी उस आवाज से पता नहीं लग सकता। इतना कह चाहत फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर जैसे ही वह आई, सामने अद्विक को सोफे पर बैठा पाकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस समय चाहत केवल टॉवल में थी। अद्विक ने चाहत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बीवी क्या तुम हमेशा अपने कमरे में टॉवल में रहती हो? चाहत ने अद्विक के बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में बोल, निकल जाओ यहां से। अद्विक ने जवाब दिया, आज रात में यहां पर सोऊंगा, वह भी तुम्हारे साथ। जब से तुम्हें पार्टी में देखा था ना, तब से मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। चाहत कुछ बोलती तभी अद्विक झट से चाहत को अपने करीब खींचकर एक उंगली उसकी मुंह पर रखकर बोला, शुश। अद्विक ने चाहत के गालों पर नाक रगड़ते हुए बोला, कुछ मत बोलो बेबी, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो आज मैं अपनी हदें पर कर दूंगा। अद्विक ने इस तरह बोला था कि चाहत अंदर से सहम गई। चाहत किसी के भी सामने कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, पर न जाने क्यों वो अपने दोनों पतियों के सामने कमजोर पड़ जाती थी। अद्विक ने चाहत को गोद में उठाकर बेड के पास लाया और उसे लेटकर खुद उसके ऊपर आ गया। अद्विक ने अपने चेहरे को चाहत के गर्दन में घुसाकर वहां होठ से किस करने लगा, चुंबन का चिन्ह। फिर चाहत के होठों को अपने मुंह में भरकर किस करने लगा। काफी देर तक शक करने के बाद अद्विक ने अपने कपड़े जो पहने थे उन्हें झट से निकाल दिया। ये देखते ही चाहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अद्विक ने एक टक चाहत को देखते हुए उसके शरीर से टॉवल निकलकर फेंक दिया। चाहत कुछ बोलती तभी अद्विक बोला, जान डोंट पैनिक, मैं अपनी हदें पार नहीं करूंगा, पर तुमसे दूर भी नहीं रहूंगा। अद्विक लेट गया और चाहत को अपने ऊपर लेटा लिया। इस समय दोनों की बॉडी पूरी न्यूड थी, दोनों एक दूसरे के शरीर फिल कर पा रहे थे। अद्विक ने चाहत को कस के अपने शरीर से चिपका हुआ जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा।
अस्पताल में राही किसी को फोन लगाती है। वहीं दूसरी ओर से फोन रिसीव होने पर एक सर्द आवाज आती है, अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर दिया, वरना मेरे आदमी तेरे पास आ रहे थे। ये सुनते ही राही तुरंत पूछ लेती है, क्यों? वहीं दूसरी ओर से वो आदमी बोला, तुझसे कितनी बार बोला है, सवाल पूछने हक तुझे नहीं है। छोटा सा भूत, खैर कल रात 8 बजे होटल नाइटमेयर कल्पनिक नाम पहुंच जाना, और हाँ जितना अच्छा करेगी उतना तुझे पैसा दूंगा, और जो भी मुझे बताना चाहती है कल बता देना। इतना कह फोन कट हो गया। राही समझ गई थी उसे कल क्या करना है। उसने अपने आप से कहा, बहुत दिन हो भी गए थे, इसलिए अच्छा ही है कोई मेरे शरीर की आग बुझाएगा। चाहत का कमरा। चाहत अद्विक के ऊपर कब सो गई पता ही नहीं चला। वही अद्विक को अपने ऊपर चाहत की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे अद्विक बहक रहा था। अद्विक ने चाहत को सीधा लेटाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, सॉरी, और चाहत के गर्दन की एक नस दबा दी, जिससे चाहत बेहोश हो गई। अद्विक ने चाहत के होठों को अपने मुंह में भरकर सक करने लगा। ऐसे ही हुए चाहत के नाभि के पास आ गया और वहां भी किस और बाइट करने लगा। फिर थोड़ा नीचे की ओर बढ़कर चाहत के प्राइवेट पार्ट को सक करने लगा। 1 घंटे बाद अद्विक ऊपर आया और बेहोश चाहत को देखते हुए बोला, जान, बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। इतना कह चाहत को अपने बाहों में भर के सो गया। अधिक का कमरा। अधिक के कमरे का भी मोहल्ला कुछ रोमांटिक था। कशिश ने थके हुए कहा, अधिक प्लीज अब रुक जाए। वही अधिक ने कशिश को अपने ऊपर बैठा लिया और बोला, नो बीवी, अभी मेरा नहीं हुआ है, अब तुम्हारी बारी। इतना सुन कशिश मुंह बनाकर अपनी कमर आगे पीछे करने लगी। दिल एपिसोड 18 मॉम डेड का कातिल राठौर विला। हॉल में इस वक्त आदित्य और अद्विक बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां पर यश आया। गुड मॉर्निंग सर। वही दोनों ने उसे घूर के देखा, जिससे यश हड़बड़ा गया और बोला, यार तुम दोनों ऐसे घूरा मत करो, वरना एक दिन इस दिल को हार्ट अटैक आ जाना है। इतना कह वही पास के सोफे पर लेट गया। वही अद्विक ने कहा, तुझे कितनी बार बोला है, जब हम ऑफिस में हैं तो तेरे बॉस हैं और घर पर तेरे दोस्त। हाँ हाँ मालूम है, पर तुम दोनों हमेशा सड़ी हुई शकल बनाए रहते हो, जिससे मुझे दोस्त वाली फीलिंग कम और बॉस वाली फीलिंग ज्यादा आती है। तभी आदित्य ने कहा, वो सब छोड़ो, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो हुआ? तो यश ने लेटे लेटे ही कहा, हाँ हुआ है। पर क्या? आद्विक ने पूछा। यश ने कहा, असल में जो सिघानिया के पार्टी वाला आदमी था, उसका और उस राही का कोई गहरा कनेक्शन है। राही का असली नाम रोहिका गुप्ता है। ये नाम केवल वो मिस्टीरियस आदमी जानता है, और उस आदमी ने ही राही को अनाथ आश्रम में भेजा था। वो हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलने आता था। राही जब 10 साल की हुई तो उस दिन भी वो आदमी उसके पास आया था। उसी दिन उसी अनाथ आश्रम में भाभी चाहत का परिवार आया था। कुछ देर राही से बात करने के बाद उसने चुपके से राही को उनके गाड़ी के डिक्की में छुपा दिया था। जब वो लोग घर पहुंचे तो राही भी गाड़ी की डिक्की से निकल गई। राही को देखकर हर कोई चौंक गया। राही ने उन सबको कहा कि वो ये पर एक नौकर की तरह काम कर लेगी, पर अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहती। ये कह राही रोने लगी, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। चाहत के माँ को न जाने क्यों वो देखी देखी सी लगी। उन लोगों को उसका रोना देखा नहीं गया और उन्होंने लिली तरीके से राही को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद की कहानी तुम सब जानते हो। उसके बाद उसे मिस्टीरियस आदमी और राही की बात फोन पर हुआ करती थी। राही जब 17 साल की थी तब वो मिस्टीरियस आदमी उससे मिलने आया था और कुछ दिनों तक राही को अपने साथ कहीं लेके जाता था। हमने पता किया तो पता चला कि वो आदमी पैसे कमाने और डील अपने हाथ में लेने के लिए राही का सौदा करता था। राही उस आदमी की हर बात खुशी खुशी मानती है, यहाँ तक कि सिंघानिया फैमिली और राठौर फैमिली में क्या हो रहा है ये सारी खबर उस मिस्टीरियस आदमी को बताती थी। पर अभी तक उस मिस्टीरियस आदमी की फोटो या नाम कुछ भी पता नहीं लगा पाया। पर काम जारी है, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कह यश ने एक गहरी सांस ली। वही अद्विक ने कहा, यश तुम जान की माँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। उस दिन उस आदमी को देखकर जान की माँ का चेहरा काफी डरा हुआ था और घबराई हुई लग रही थी। यश ने ओके, पर अभी मुझे काफी भूख लगी है और मैं पहले पेट पूजा करूंगा तब कोई काम करूंगा। वही राही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और सिंघानिया विला आते हुए रात हो गई थी। सब डिनर कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात 12 बजे राही चुपकर बाहर निकल गई। वहां कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी थी। राही उस कार के पास जाकर कार में बैठ गई। उसी कार में वो मिस्टीरियस आदमी मुंह पर मास्क लगाए बैठा था। उसने एक नजर राही को देखा और बोला, तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? फिर अपने पास से एक पैकेट राही के हाथ में दिया और बोला, इसे पहनकर उसके पास जाना, इस कपड़े में तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट दिखेंगे। फायर। और हाँ, ये डील मेरे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। राही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उस कपड़े को ले लिया। होटल नाइटमेयर। एक कमरे में एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल होगी, आंखों में हवस लिए राही को देख रहा था। वही राही अदा से चलते हुए उसके पास आई और अपने दोनों पैर अलग बगल करके उसके गोद में बैठ गई।
राही उस आदमी के गोद में बैठकर बोलती है, डार्लिंग अब वो डील हमें मिलेगी न। सामने बैठा आदमी जिसका नाम राजन था वो बोला, क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत हसीना हो तो मना कैसे कर सकता हूँ। राही ने बोला, वो तो है। तभी राजन ने राही के साथ रोमांस करने लगा। राजन की आंखों में राही के लिए जो था वह साफ देखी जा सकती थी। उसने तुरंत राही को गोद में उठाए हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया और राही के साथ रोमांस करने लगा। राजन राही के साथ काफी फोर्सफुली रोमांस कर रहा था। बाहर खड़ा आदमी एक स्माइल के साथ बोला, आधी जीत तो जीत गया हूं, बस आधी बाकी है। इतना कहे एक नजर दरवाजे को देखकर चला गया। स्माइल विद हॉर्न्स। वही राजन राही को अपने ऊपर बैठते हुए कह राही से पूछा, वो आदमी जिसके साथ तुम आई थी वो तुम्हारा क्या लगता है। राही ने रुक कर बोली, तुम्हें क्यों जानना है। राजन बोला, बेबी बताओ ना प्लीज। राही मुस्कुरा अपनी रोमांस करते हुए बोली, जब मैं अकेली पड़ गई थी तो इन्होंने मुझे अपने घर पनाह दी थी। तब मैं महज 5 साल की थी। मेरे माँ पिता के मरने के बाद इन्होंने ही सहारा दिया था। जब मैं इन्हें अंकल बुलाती थी तो बोलते थे, मुझे इस दुनिया में कोई भी किसी से भी रिश्ता नहीं रखना और तुम मुझे सर बुलवागी, तभी से मैं इन्हें सर बुलाती हूँ। और क्या जानती हो उनके बारे में। राजन ने राही से फिर पूछने पर राही आहें लेती हुए बोली, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। इन्हें खून करना काफी पसंद है। अगर दुश्मन को मरना हो तो ये पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं और एक बुरी मौत अपने दुश्मनों के देते हैं। छोटा सा भूत। ये हमेशा अपना चेहरे पर मास्क क्यों लगाए रहते हैं। राजन के पूछने पर राही बोली, ये बात में भी जानती सर कहते हैं तुम मुझे जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए ठीक है, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जितना कहूँ उतना करती जाओ, तुम्हारे लिए ठीक होगा। और कुछ ऐसी बात जो काफी अजीब तुम्हें लगी हो। हाँ, जब मैं 9 साल की हुए तब इन्होंने मुझे कहा तुम्हें किसी भी तरह सिंघानिया फैमिली का मेंबर बनना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों न पड़े। पर मैं सर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मेरे मॉम डैड का कातिल उसी घर में है। तुम्हें किसी भी तरह अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है और सबसे पहले उस घर की बेटी चाहत को जान से मारना होगा। उसके बाद जिसको मरना होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। छोटा सा भूत। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती और बहुत जल्द मैं उस चाहत को मार दूंगी। इतना सुन राजन ने राही को पलट दिया और राही के साथ रोमांस करने लगा। दिल। इतना सुन राही मुस्कुराते हुए उसे रोमांस करने लगी, क्योंकि उसे उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा था कि किसी भी तरह उसे खुश कर ये प्रोजेक्ट अपने नाम करना है। इस समय उस कमरे में राही और राजन के आहें और सिसकियां सुनाई दे रही थी। एपिसोड 19। धीरे धीरे खुल रहे हैं राज। राठौर विला। अद्वैक और आदित्य इस समय स्टडी रूम में थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। सर, मुझे जहां तक पता था मैंने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा राही ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, या शायद उसको पता ही नहीं था। अद्वैक ने कहा, राजन, और उसने कुछ नहीं बताया? क्या तुम्हें उसके चेहरे के भाव से पता चला कि वो कुछ छुपा रही है? नो सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, पर आप चिंता मत करें, मैं और मेरे आदमी उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। तभी गेट लॉक होने की आवाज आई। आदित्य ने अंदर आने को कहा, जहां यश अपने हाथ में एक फाइल लेकर चले आ रहा था। आदित्य ने कहा, यश, क्या तुम्हें भी कुछ पता चला? यश ने कहा, बहुत बड़ी बात जिसे तुम दोनों जानोगे तो हैरान हो जाओगे। फ्लैश्ड। आदित्य ने कहा, जो भी पता चला है जल्दी बोलो, बकवास सुनने का टाइम नहीं है। ये सुन यश का मुंह बन गया। अनअम्यूज्ड उसने कहा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक। ओबरॉय विला हॉल में 3 साल की चाहत इधर उधर भाग रही थी। उसके पीछे पीछे रुद्र, रेहान, अतुल भाग रहे थे, या यूं कहे चाहत को पकड़ने का नाटक कर रहे थे। सोफे पर बैठे अर्चना और विराज जी अपने बच्चों को देख मुस्कुराए जा रहे थे। तभी रुद्र चाहत को अपनी गोद में ले लिया और बोला, बस करो बच्चा, अब आप कुछ खा लो, उसके बाद हम आपके साथ फिर खेलेंगे। नहीं नहीं चाहत, तो और खेलना है, वरना चाहत की छिछे बात नहीं कलेगी। पाउटिंग। रेहान ने एक गाल्स दूध लाकर बोला, ठीक है, मैंने जो चॉकलेट लाई है वो मैं किसी और को दे देता हूं, क्योंकि हमारी डॉल तो हमसे बात ही नहीं करेगी। तभी अतुल ने कहा, भाई वो चॉकलेट मुझे दे दो जब हमारी गुड़िया हमसे बात ही नहीं करेगी। अनअम्यूज्ड। ये सुन चाहत जोर जोर से रोने लगी, जिसे रुद्र देखकर गुस्से से अपने भाइयों की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों के वजह से मेरी बच्ची रो रही है। तुम दोनों से कुछ होता नहीं तो मेरे बच्ची को परेशान मत किया करो, वरना आज के बाद तुम दोनों को मैं अपने बच्ची को छूने भी नहीं दूंगा। पाउटिंग। रुद्र भले ही 13 साल का था, पर चाहत के लिए वो काफी पॉजिटिव था। वो उसे अपनी बहन नहीं अपनी बेटी मानता था। इतना कह रुद्र चाहत को अपने कमरे में ले गया और पीछे पीछे रेहान और अतुल। तभी एक गार्ड अंदर आया और बोला, सर, कोई लेडी आई है और मैडम अर्चना से मिलना चाहती है। अर्चना जी ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। ये सुनकर गार्ड उस औरत को अंदर ले आया। उस औरत को देखकर अर्चना जी खुशी से बोली, सीमा आप। फ्लश्ड ओपन माउथ स्माइल। अर्चना तुरंत दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अर्चना भावुक होकर बोली, कैसी है आप? कॉलेज के बाद न कोई फोन न मिलना, यहां तक कि अपना नंबर भी बदल दिया। क्या यही दोस्ती थी हमारी?
सीमा को यूं चुपचाप देख कुछ ठीक नहीं लगा। अर्चना ने सीमा को वही सोफे पर बैठाया, तभी उनकी नजर सीमा की गोद में एक बच्ची पर गई जो उनकी गोद में सो रही थी। अर्चना ने बोला, सीमा क्या ये तेरी बेटी है? सीमा हल्का सा मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिलाए। अर्चना ने एक मेड को बुलाया और सीमा जी के गोद से उस बच्ची को लेकर बोली, इन्हें चाहत के कमरे में सुला दो और हाँ बच्चों का ख्याल रखना। इतना सुन मेड उस बच्ची को लेकर चली गई। इतना कह अर्चना बोली, अब बता बात क्या है? ये सुन सीमा जी फकफहक के रो पड़ी। सीमा जी बोली, मेरी बच्ची को बचा लो, अर्चना मेरी रोहिका को बचा लो। वही ये सब बातें विराज भी सुन रहा था। उसने कहा, भाभी जी पहले आप चुप हो जाए फिर बताए बात क्या है। सीमा ने कहा, कुछ गुंडे मेरे पति के काले करतूतों के वजह से हमारे पीछे पड़े हैं। अब वो लोग मेरे बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे तेरी याद आई तो मैं तेरे पास आ गई। इसके अलावा कोई भी रास्ता मुझे नहीं दिखा। ये सुन अर्चना जी ने कहा, तूने बिल्कुल ठीक किया। आखिर दोस्ती होती किस लिए है? अगर मैं मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? अब तुम यहाँ आ गई हो तो कोई टेंशन मत लेना, जाओ फेरस हो जाओ। इतना कह सीमा को गेस्ट रूम में रुकने को कह दिया। गेस्ट रूम। सीमा फोन पर किसी से बात करते हुए, डार्लिंग तुम्हारा तेरे एकदम निशाने पर लगा है। उस बेवकूफ औरत ने मुझे अपने घर में रुकने को बोल दिया है। दूसरी तरफ से वो आदमी जो उसका पति था हंसते हुए बोलता है, मेरा प्लान क्यों काम नहीं करता? आखिर वो तुम्हारी गहरी दोस्त जो ठहरी स्माइल विद हॉर्न्स वो तो है, पर तुम्हें ये बच्ची कहाँ से मिली? ये बातें सुन बोला, तेरे बेटे ने गुस्से में आकर किसी परिवार वालों का खून कर दिया था। उसमें केवल ये बच्ची ही बची थी जो उसकी मां घायल अवस्था में उस बच्ची को रूहिका रूहिका बोल रही थी, जिससे मुझे इसका नाम मालूम पड़ा और मैंने तुम्हें इसका नाम बताया। ये सुन सीमा घबराकर बोली, रोहित कहीं चोट तो नहीं लगी है मेरे बच्चों को? ये सुन उसका हस्बैंड जो कि रोहित नाम था उसने बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं, वो कोई दूध पीता बचा नहीं है, पूरे 16 साल का है और शरीर से 21। तुम जो वहां करने गई हो उस काम पर फोकस करो। इतना कह फोन कट गया। सीमा ने बात कर फोन कटकर वही बेड पर लेटकर अपने आप से बोली, बहुत जल्द ये सब मेरा होगा। फिर नफरत से तुम कॉलेज में भी हमेशा मुझसे आगे थी और अब पैसों और ऐसो आराम में भी, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ये कह सीमा के चेहरे पर एक नफरत झलक रही थी। नीचे हाल में इस वक्त केवल विराज और अर्चना जी थे। अर्चना ने बोला, क्या आपको पता चला कि सीमा और उस बच्ची के पीछे कौन पड़ा है? विराज ने कहा, मेरे कुछ आदमियों को काम पे लगा दिया है, जल्द ही पता चल जाएगा। तभी विराज का फोन बजा। फोन पर उसके असिस्टेंट का नंबर शो हो रहा था। विराज ने फोन उठाया और कुछ वहां से कहा गया, जिसे सुन फोन कटकर बोला, अर्चना जल्दी चलो, हम राठौर विला जाना है। अर्चना जी बोली, कोई बात हुई है क्या? नहीं पता, बस हमें बुलाया है। अर्चना सीमा के पास जाकर बोली, सीमा हम दोनों किसी काम से बाहर जा रहे हैं, जल्द ही आ जाएंगे। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेड को बोल देना, ओके? स्माइलिंग फेस। इतना कह मेड से बच्चों का ख्याल रखने को बोलकर राठौर विला चले गए। राठौर विला। अर्चना और विराट जैसे ही राठौर विल पहुंचकर जैसे ही हाल में गए, उनकी नजर सोफे पर बैठे अद्विक आदित्य दादाजी पर गई और जस्ट बगल में अद्विक आदित्य के माँ पिता अदिति राठौर और सात्विक राठौर पर नजर गई। अद्विक और आदित्य को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि 13 साल के बच्चे हैं। इन्हें चेहरे का भाव, बैठने का तरीका सारे बच्चों से अलग बनता था। जहां बच्चे खेल कूद में थे वहीं अद्विक और आदित्य को बिजनेस सीखना, कंप्यूटर हैंगिंग और हर तरह के मार्शल आर्ट सीखना, ये सब चीजों का शौक था। अर्चना जी अदिति के पास आकर बोली, क्या बात है, तुमने हमें क्यों बुलाया? अदिति सब ठीक है ना? अदिति मुस्कुरा के बोली, हाँ बाबा सब ठीक है, हर बार मैं तेरे यह आती थी इसलिए इस बार तुझे बुला लिया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले। स्माइलिंग फेस। वैसे मेरी बेटी चाहत कैसी है? चाहत का नाम सुनकर अद्विक और आदित्य के भी कान खड़े हो गए। अर्चना और विराज वही सोफे पर बैठ गए और अदिति से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस चाहत अभी छोटी है इसलिए मैं कहीं जल्दी आती जाती नहीं हूँ। इतना कह अर्चना जी एक फीकी सी स्माइल आ गई। अदिति अर्चना को देख बोली, अर्चू कुछ बात है क्या? तो इतना क्यों परेशान है? अर्चना की नजर अद्विक और आदित्य पर गई। ये समझकर अदिति बच्चों को ये से जाने को कह दिया। ये देख अद्विक और आदित्य ने एक दूसरे का चेहरा देखा और उठकर चल गए। वहीं उनके जाने के बाद सात्विक ने कहा, अब बताएं भाभी जी क्या बात है? ये सुन अर्चना ने अपने दोस्त के बारे में सब बता दिया। अदिति ने कहा, कैसा कमीना पति है जो अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के ऊपर दया भी नहीं आए। तभी सात्विक ने कहा, क्या आप उसके पति का फोटो दिखा सकती है? सात्विक एक माफिया स्माइल विद हॉर्न्स था जो बात ये सब जानते थे। आय अर्चना ने कहा, नहीं मेरे पास उसकी एक भी फोटो नहीं है, पर मेरी दोस्त की है। ये कह अर्चना जी ने सीमा की फोटो अपनी मोबाइल में दिखाए। सात्विक ने जैसे ही वो मोबाइल लेकर फोटो देखी कुछ देर बाद उसने कहा, कमाल है, इन जैसे औरतों को भी अपनी इज्जत का ख्याल है। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह वो मोबाइल अदिति के हाथ में दे दी। अदिति ने जैसे ही फोटो देखी उसने कहा, अर्चू ये औरत तेरी दोस्त है, ये बार्डन सर एल्फ्लश्ड।
और एक खूनी भी। ये आवाज सात्विक की थी। दिल एपिसोड 20। कुछ राज जाने अद्विक और आदित्य ने। अर्चना जी घबराकर बोली, मतलब क्यों? मतलब ये कि बड़े घरों के मर्दों से रिश्ता बनाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना, अगर पैसे ना मिले तो उनका मर्डर करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना, यही इसका काम है। ये सुनते ही अर्चना जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि सीमा ऐसा कर सकती है? फ्लश्ड फ्यू। सात्विक ने कहा, मेरा काम था आपको बताना, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। बस एक बात कहूं, एक अच्छा दोस्त होने के नाते सलाह दूंगा कि वक्त रहते ही अपने आप को बचा लो, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। वही विराज जी चिंता में कहा, हम अपने बच्चों को वहीं छोड़कर आए हैं, कहीं वो। इसके आगे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये सुनते ही अर्चना चौंक पड़ी और बोली, हमें जल्दी से अपने घर जाना होगा। ये कह दोनों चले गए। वही अदिति ने कहा, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। सात्विक। फ्यू। सात्विक ने कहा, नहीं स्वीट हार्ट, ये लड़ाई भाभी जी और उनके दोस्ती की है, जिन्हें इन्हें खुद लड़ना होगा। वही अर्चना और विराज जी जैसे अपने घर पहुंचे, हाल का नजारा देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सीमा सोफे पर बैठकर सामने देखते हुए सेब खा रही थी। वही हाल के टेबल पर चाहत बैठी रो रही थी और उसके सामने एक 16 से 17 साल का लड़का चाकू से कभी चाहत के हल्का सा कट हाथ पर करता तो कभी पैर पर, लाउडली क्राइंग। और वही बगल में रुद्र, रेहान और अतुल सोफे पर आराम से बैठकर चाहत को रोता हुआ देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और सारे गार्ड का भी वही हाल था। फ्यू। वही सीमा ने अपने बेटे से कहा, अब बस करो, पहले कुछ खा लो फिर अपना गेम खेलना। डेड पैन फेस। वही विराज ने जल्दी से दौड़कर चाहत को अपनी गोद में ले लिया और एक झापड़ कसकर रुद्र के चेहरे पर मार दिया और गुस्से में कहा, तुम्हारी बहन इस दरिंदे के हाथ में है, उसे चोट पहुंचा रहा है और तुम तीनों चुपचाप बैठे हो। इस समय विराज गुस्से से कांप रहा था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए सीमा का पति यानी रोहित की आवाज आई और वो बोला, मिस्टर सिंघानिया, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ खेल ही तो रहा था, असल में उसे डॉल जैसी चीजों को तोड़ना काटना पसंद है। स्माइल विद हॉर्न्स। अर्चना ने कहा, सीमा, मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना और तुम मेरी दोस्ती का ये सिला दे रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगड़ा ही क्या था? पाउटिंग। सीमा ने गुस्से में कहा, जलन होती थी मुझे तुमसे, चाहे कॉलेज हो या प्रॉपर्टी, तुम हर चीज में मुझे आगे थी। लेकिन अब ये तेरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, अगर अपने बच्चों की सलामती चाहती है तो, वरना तेरे बच्चे खुद अपने हाथों से एक दूसरे का खून करेंगे। सीमा की बातें सुन अर्चना और विराज की आंखें बड़ी हो गई। फ्लश्ड। सीमा ने कहा, क्यों शौक लगा, एक ट्रेलर दिखाओ। स्माइल विद हॉर्न। सीमा एक भद्दी सी स्माइल करते हुए बोली, रुद्र, अतुल के हाथ मुझे सही सलामत लग रहे हैं, इसका एक हाथ तोड़ दो। इतना सुनते ही रुद्र अतुल का एक हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे अतुल की एक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। यह नजारा देख अर्चना जी का कलेजा फट गया। वो जोर से रोते हुए रुद्र के पास गई और बोली, तुझे क्या हो गया है बेटा, तू अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी रोहित ने कहा, दैत्य, जो उसके बेटे का नाम था, प्रॉपर्टी की कागज इस औरत को दो, जल्द से साइन करे और यहां से चलता बने। स्माइल विद हॉर्न्स। स्माइल विद हॉर्न्स। विराज चाहत को गोद में लिए हुए चुपके से फोन निकालकर किसी को मैसेज कर सेंड कर दिया, फिर बोला, तुम आदमी नहीं राक्षस हो, तुम खुद एक बेटी के पिता हो, तुम ऐसे कैसे बच्चों के साथ कर सकते हो? पाउटिंग पाउटिंग। रोहित हंसते हुए बोलना, तुम्हें किसने कहा कि वो बेटी मेरी है? वही ये सुन विराज बोला, मैं तो भूल ही गया, ये औरत न जाने कितने मर्दों के साथ सोई है कि वो किसकी बेटी है, इसे तो खुद नहीं पता होगा। इतना सुनते ही दैत्य गुस्से में आया और विराज को गर्दन को अपने हाथों से पकड़ कस के दबाने लगा। यह नजारा देख अर्चना जी को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ उनका बेटा दर्द से तड़प रहा था, दूसरे तरफ उसके दोनों बेटे कुछ कर नहीं रहे थे, बुत होकर खड़े थे, और वही वो लड़का उसके पति का गला दबा रहा था। अर्चना जी गुस्से से उठी और वही फ्रूट बास्केट में रखे चाकू को उठाकर जल्दी से सीमा जी के पास आकर उनके गर्दन पर रख दिया और जोर से बोली, मेरे पति को छोड़ दो, वरना तुम्हारी मां को मरने में जरा सी भी देरी नहीं करूंगी। पाउटिंग। दैत्य ये देखकर और भी गुस्से में आ गया और उसकी पकड़ विराज की गर्दन पर कस गई। ये देख अर्चना ने उस चाकू से सीमा के गर्दन पर एक बड़ा सा कट मार दिया और कहा, मेरी धमकी को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज यह अर्चना नहीं, अपने परिवार के सलामती के लिए एक माँ और एक पत्नी खड़ी है। पाउटिंग पाउटिंग। वही रोहित बोला, मार दो इसे, एक जाएगी दूसरी आएगी, हमें केवल प्रॉपर्टी से मतलब है। इतना सुनते ही सीमा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने भारी मन से कहा, रोहित। तभी रोहित की एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि दैत्य ने रोहित के पेट में चाकू डालकर सीधा फाड़ दिया था। छोटा सा भूत। सभी दैत्य को ऐसा करता देख डर के कारण आंखें बाहर आने को हुई। अर्चना जी के हाथों से चाकू छूट कर गिर गया। वही सीमा जी ने गुस्से से कहा, दैत्य, आपने यह क्या किया? फिर एक तिरछी मुस्कान लिए स्मर्क, आपको रोहित के पेट पर नहीं, सीधा दिल पर वार करना चाहिए था, उनके सीने से दिल निकाल लेना चाहिए था। पाउटिंग। वही रोहित दर्द से तड़प रहा था, उसने टूटी फूटी शब्दों में कहा, मैं तुम्हार बाप हूँ। वही दैत्य ये सुन बोला, मेरी केवल माँ है। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह उसने रोहित के सीने पे वार कर उसका दिल निकाल लिया। दिल
जिससे मौके पर ही रोहित की मौत हो गई। फिर वो अर्चना जी की तरफ घुमा। इस वक्त वो एक साइको लग रहा था। छोटा सा भूत पाउटिंग। उसने बोला, अब तेरी बारी। दैत्य हाथों में चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी विराज ने पीछे से दैत्य को पूरी जोर के साथ एक लात मारी। पाउटिंग। जिससे दैत्य मुंह के बल गिरा और उसके हाथों से चाकू छूटकर कुछ दूरी पर जा गिरा। सीमा ने जैसे ही देखा वैसे ही जोर से कहा, गार्ड इस आदमी को पकड़ो, इसमें कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। गार्ड आकर विराज से चाहत को छीनकर उसके दोनों बाजुओं को कसके पकड़ लिया। विराज ने गुस्से में कहा, तुम सबको हो गया क्या है? मैं तुम लोग का बॉस हूं, यह नहीं। पाउटिंग पाउटिंग। सीमा ने कहा, ये तुम्हारी नहीं मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैंने इन सबको एक खास तरह का ड्रग्स दिया है जिसमें ये वही करेंगे जो मैं कहूंगी। इतना कह सीमा हंसने लगी। तभी सीढ़ियों से एक 3 साल की बच्ची रोते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लाउडली क्राइंग। अर्चना ये देख दौड़कर उसे अपने गोद में लेकर बोली, सीमा मेरे परिवार को छोड़ दो वरना मैं तुम्हार बच्ची को भी नहीं छोड़ेगी। ये देख सीमा हंसी और बोली, कहो तो मैं इसे मार दूं। ये सुन अर्चना की आंखें बड़ी हो गई और बोली, कैसी माँ हो तुम? सीमा बोली, ये मेरी बेटी नहीं है, उठाकर लाया था इस निकम्मे रोहित ने। सीमा ने दैत्य की तरफ देखकर बोला, बेटा हमारा समय काफी जाया हो चुका है, इसलिए अपना जल्दी काम करते हैं और यहां से निकलते हैं। दैत्य विराज के पास अपने कदम बढ़ा दिए। वही ये सब देख अर्चना ने रूहिका को अपने गोद से उतारकर दैत्य के फेंके हुए चाकू को उठा लिया। ये देख सीमा अर्चना से उस चाकू को छीनने लगी। वही दैत्य गार्ड से एक चाकू लेकर विराज के गर्दन के बीचों बीच वार करने वाला था कि तभी सीमा की एक जोरदार चीख सुनिए दी। दैत्य ने जब पीछे पलटकर देखा तो सीमा जमीन पर गिरी हुई थी और पेट से खून निकल रहा था। ये देख दैत्य बौखला गया और अर्चना जी की ओर गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से झपटा। अर्चना जी अपनी बचाव में अपने हाथ में लिए चाकू से वार किया, जिससे दैत्य की एक साइड के होठों पर बड़ा सा कट लग गया, जिसके कारण उसका चेहरा भयानक लगने लगा। ये देख अर्चना जी घबरा गई। तभी गोली चलने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा तो सात्विक अपने गार्ड के साथ आया था और सभी को अपने कब्जे में ले लिया था। ये देख अर्चना जी राहत की सांस ली। तभी उनका सर चकराया और वही बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद अर्चना जी को धीरे धीरे होश आने लगा। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और अपनी नजरे के सामने विराज को पाया। फ्लश्ड फ्यू। वह बोली, विराज बच्चे कहाँ है? और सीमा का बेटा और वो छोटी सी बच्ची कहाँ है? विराज बोला, अर्चना पहले शांत हो जाओ और बच्चे बिल्कुल ठीक है। पर क्या विराज? फ्यू उन्हें कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ कुछ घंटों पहले क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा ड्रग्स दिया गया था जिसका असर एक दिन या कुछ घंटों का रहता है और वो वही करता है और वही कहता है जो सामने वाला इंसान कहे। और रही बात उस बच्ची की, तो उसे पुलिस ने अनाथ आश्रम में दे दिया है और वो बच्चा उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। उसके बाद सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा। इतना कह विराज चुप हो गया। तभी अदिति अंदर आई। उसके गोद में चाहत थी और अर्चना के बगल में बैठकर बोली, जो हो गया सो हो गया, अब इन बुरी यादों को भूल जा और फिर से अच्छी याद बना। अर्चना ने मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिलाई। स्माइलिंग फेस। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेंटल हॉस्पिटल से उस बच्चे को किसी आदमी ने अपने साथ भगा ले गया और उस बच्ची को भी अनाथ आश्रम से कोई ले गया। लाख पता लगाने के वजूद पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल के दीवारों पर साफ साफ लिखा था, दैत्य वापस आएगा। छोटा सा भूत फेसबैक एंड यस ने इतना कहे एक गहरी सांस ली और तभी आदित्य और अद्विक ने कुछ कहा जिसे सुन यस की आंखें बड़ी हो गई। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल PFM नंबर 1 पर। धन्यवाद।